फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। और आज हम क्लास 9th के तो आज हम पढ़ने वाले हैं पालमपुर गांव की कहानी, जो कि क्लास 9th में बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा ये सब्जेक्ट मतलब ये पार्ट है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र का एक पार्ट है। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से जल्दी 130K पर लेके जाओ और बने रहिए एंड तक। तो बिना किसी देरी किए हुए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब हमारे आगे हमारा आ रहा है अवलोकन। पहले हम पढ़ते हैं अवलोकन। अवलोकन में हमें दिखा रखा है कि इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कह रहे हैं। मतलब कि ये जो पाठ है इसमें हमारा एक उद्देश्य है, जिसमें उद्देश्य हमारा ये है कि जो हमारी उत्पादन है हमारे, उसमें हमें मतलब कि हमें बताना कि ये कैसे क्या हो रहा है। तो उस उत्पादन के उद्देश्य से ये पाठ हमें समझाया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा है पालमपुर की खेती। एक मिनट। अब हमारा है पालमपुर की खेती मुख्य क्रिया है। पालमपुर एक गांव है जिसमें खेती एक मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। मतलब कि इन काम को करने के लिए हमें कुछ साधनों की ज़रूरत होती है और विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। ये हमारी कुछ साधन है जिससे अगर हम पैसा लेंगे तो पैसों के द्वारा ही हम अपना बिजनेस खोल सकते हैं। ऐसे ही इसमें कुछ संसाधन दिए गए हैं। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गाँव में इच्छित वस्तुओं को सेवाएं उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन की किस प्रकार समायोजित है। इसमें ये दिखाएगा कि जो ये पालमपुर गांव है इसमें साधन वगैरह, मतलब कि यहाँ पर कौन कौन सी खेती होती है, किस किस चीज़ की होती है, कौन कहाँ पर क्या बेचता है, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब इस गांव का हम एक बार परिचय देख लेते हैं। तो इस गांव का परिचय पढ़ते हैं हम। पालमपुर आसपास के पड़ोसी गांव और कस्बों में भली भांति जुड़ा हुआ है। और जैसे कि एक गांव है वो दूसरे गांव से जुड़ा हुआ है, ऐसे ये पालमपुर अपने आसपास के गांवों और कस्बों से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये वाला हमारा याद रखना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो ये हम कहेंगे 3 किलोमीटर दूरी पर हमारा ये स्थित है रायगंज, जो एक शहर है। ठीक है, चला स्टार्ट। दूसरे, प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। ये भी आ सकता है छोटे कस्बे। कौन सा छोटा कस्बा है? वो है शाहपुर। इस सड़क पर घुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा गाड़ी लेकर अन्य कई तरह वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक आदि देखे जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे साधन हैं जिससे हमारे यहाँ पे भी चलते हैं और वहाँ पे भी चलते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। ये भी याद रखना क्योंकि ये भी पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है। गांव के अधिकांश भूमि में स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार है। मतलब कि यहाँ पर 80 परिवार है उच्च जाति के, मतलब कि जिनके पास भूमि ज़्यादा है और मतलब वो धनी आदमी है, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं। अब हमारे पास है इस गांव के यहाँ से तो पढ़ लिया। उनके मकान जिनमें बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। मतलब कि हमने कहा था कि वो रिच हैं, अमीर हैं। तो अनुसूचित जनजाति, दलित, जिनके पास जो गरीब लोग हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या के 1/3 है। और वे गांव के में एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस से बने होते हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। अब कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं, जिनके घर में अमीर लोगों के घर में सीमेंट और ईंटों से घर बने हुए हैं, जबकि गरीब के लोगों में कीचड़ वगैरह, फूसे वगैरह से घर बने हुए हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हमारा आगे है हमारा नलकूप। बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। नलकूप हमारी खेती के लिए प्रयोग किया जाता है। और अब हमारे यहाँ पर नलकूप है वो खेती के लिए प्रयोग होंगे। और एक हमारा यहाँ पर आ रहा है
पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है, 2 प्राथमिक स्कूल है और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक निजी औषधालय है जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। मतलब कि एक हॉस्पिटल, एक राज्य की हॉस्पिटल और एक निजी छोटा औषधालय, मेडिकल स्टोर जिसे हम कह सकते हैं, वो है जिसमें रोगियों का उपचार किया जाता है। अब हम ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इस सुविधा की तुलना में अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। हम अपनी इस चीज़ों से हमें अपने गांव मतलब इससे हम कल्पना करेंगे। एक काल्पनिक गाँव पालमपुर की कहानी में हमें किसी गाँव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताइए। भारत के गाँव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रिया कहा गया है, मतलब कि गैर कृषि कार्य हम किससे कह सकते हैं, जिसमें हमारा एक खेती को छोड़कर जो भी काम आते हैं, जैसे कि हम एक प्रकार से दुकान खोलना और एक प्रकार से मतलब कुछ और मिल वगैरह कारखानों में काम करना, ये हमारा एक हो सकता है गैर कृषि कार्य। जबकि हमारा जो खेती का कार्य होता है वो ही हमारा होता है एक कृषि कार्य। और जो नहीं, एक देखो इसमें बता रहा है गैर कृषि, मतलब कि जो कृषि से संबंधित नहीं है वो है गैर कृषि कार्य। अब हमारा आगे है इसमें कि लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। हमने बताया कि जिसमें परिवहन चलाना, मतलब साधन वगैरह चलाना, दुकानदारी, ये हमारे गैर कृषि कार्य में आते हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार हम आगे करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट पे हमारा आते हैं। इसमें बता रखा है उत्पादन का संगठन। उत्पादन का संगठन, उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तु और सेवाओं से उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता होती है। उत्पादन का उद्देश्य हम इसमें बता रहे हैं कि ऐसी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, मतलब कि उनको बेचना है जिससे हमें आवश्यकता होती है। हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो हमें सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है जिससे हम उत्पादन और सेवाओं में हम अपनी भागीदारी दिखाते हैं। पहली आवश्यकता है भूमि। भूमि नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं, अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज, जिनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते शायद। दूसरी आवश्यकता है श्रम। अगर श्रम ही नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, श्रम के बिना तो हमारे कुछ होगा ही नहीं। लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन की क्रियाओं में जरूरी कार्यों करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। अब दोनों की ज़रूरत होती है। एक तो होता है हमारा जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनकी भी ज़रूरत होती है, और हमें जो अनपढ़ लोग हैं उनकी भी ज़रूरत होती है, क्योंकि दोनों श्रम तो दोनों ही करते हैं। और शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की भी ज़रूरत होती है। अब आगे पढ़ते हैं हम। आगे हमारा आ रहा है तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है। भौतिक पूंजी है जिसमें हमारा बता रखा है अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मध्य आते हैं? अगर हम आगे जानते हैं भौतिक पूंजी क्या होती क्या है, तो भौतिक पूंजी देखो, पहला हमारा है कै औजार, मशीन, भवन। देखो भौतिक पूंजी होती है जैसे कि हमें जिसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, जैसे कि औजार, मशीन, भवन। अब भौतिक पूंजी होती है जो मतलब कि हमें ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, जिसका बिजनेस के लिए हमें कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे औजार के बिना हम कोई काम कर सकते हैं, जैसे कि हम परिवहन चलाते हैं, परिवहन सही करते हैं, ठीक करते हैं, तो उसके लिए हमें औजार की ज़रूरत होती है, मशीन की भी ज़रूरत होती है। और भवन तो हमें रहने के लिए आवश्यकता प्रदान कर, मतलब कि हमें अच्छी मूलभूत अच्छी मतलब कि सेवा प्रदान करता है। औजार तथा मशीनों के अंत्यत साधारण जैसे हमारा है किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि। अब ऐसे औजार, मशीन, भवन, इसलिए ऐसे ही किसानों का हल है, मशीनें हैं। औजार, मशीनों के भवनों के उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होते हैं, जिसमें स्थायी पूंजी कहा जाता है। अब स्थायी पूंजी समझते हैं जो बहुत, हम एक प्रकार से ऐसे याद कर सकते हैं, तो बहुत दिनों तक हमारे पास उपलब्ध होती है, जैसे कि है टरबाइन, और एक हमारा आता है जनरेटर। देखो ये यहाँ पर दे रखे हैं, ये दे रखे कंप्यूटर, ये याद रखना, ये आएंगे एग्जाम में। अब हमारा नेक्स्ट आता है ख हमारा आता है, उसमें हमें दे रखा है कच्चा माल और नकद मुद्रा। अब कच्चा माल होगा, हमारे पास पैसा होगा तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है,
जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। अब कुम्हार है, देखो जैसे कुम्हार हैं, इनके पास अगर मिट्टी नहीं होगी तो वो बर्तन कैसे बनाएंगे? ये तो कच्चा माल के लिए ही हो गया ना। अब हमारे पास आगे आता है उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए पैसों की भी आवश्यकता होती है। पैसों की बिना कुछ होगा ही नहीं। कच्चा माल या नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। अब ये याद रखना, कच्चे माल और नकद माल तथा नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है औजारों, मशीनों तथा भवनों से विभिन्न ये चीज़ें उत्पादन प्रक्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। ये हमारे हो गए, ठीक है। अब हमारे आगे चलते हैं। एक चौथी आवश्यकता भी होती है। 3 आवश्यकता हमने पढ़ ली है। अब 3 आवश्यकता तो हमने पढ़ लिया, अब चौथी और पढ़ते हैं, तो बने रहिए एंड तक, आगे और भी टिप्स आने वाला है आपके पास। तो लेट्स स्टार्ट। अब एक चौथी आवश्यकता भी होती है। आपने स्वयं वो हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन के लिए भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी एक साथ करने योग्य के लिए उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। आजकल इसे मानव पूंजी भी कहते हैं। अगर हमारे पास दिमाग नहीं होगा तो हम कुछ कर सकते हैं, तो ये हमारी चौथी पूंजी कहलाती है। अब अब आगे पढ़ते हैं। हमारे मानव पूंजी के विषय में अधिक अध्ययन के लिए आगे जान पड़ेंगे। देखो जैसे सूत काट रहा है, तो सूत में से कच्चे माल की ज़रूरत हुई है, ठीक है। तो देखो कारखानों में मशीनों पर कार्य करते हुए श्रमिक। अब आगे हम देखते हैं उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी की संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन का कारक कहा जाता है। अब उत्पादन में हमारा आता है भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके, संगठित करके, उन्हें कहते हैं उत्पादन के कारक। पालमपुर की कहानी में पढ़ने के क्रम में हम अब हमारे पास पालमपुर की कहानी में पढ़ने के क्रम से हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में अधिक सीखेंगे, ठीक है। मतलब हमने जो कारक पीछे पढ़े हैं उनके बारे में अधिक जानेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। भौतिक पूंजी को ही हम इस अध्याय में पूंजी कहेंगे, ठीक है। अब हमारे आगे आता है भूमि स्थिर है। भूमि भाई स्थिर ही है, हिल थोड़ी सकती है। ये जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर आ गई, स्थिर या भूमि तो यहाँ पर है तो यहीं पे रहेगी। इसी प्रकार ये हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। चलो पढ़ते हैं। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। वहाँ पर सिर्फ ज़्यादातर खेती होती है और वहाँ पर काम करने वालों में 75% लोग अपने जीविका के लिए खेती पर निर्भर करते हैं। और जैसे कि हमारा ये खेत है, मतलब कि हम मान लेते हैं हमारे गांव में खेती ज़्यादा होती है, तो 75% तो मजदूर जो लोग हैं वो खेती पर निर्भर करते हैं। जैसे कि कोई निवार करता है, हम गांव की भाषा में कह देते हैं नियार करता है, कोई बिजाई करता है, मतलब कि उनके जो मजदूर के रूप में जो कार्य करता है, जैसे लावनी करना, ये मजदूर के रूप में जो कार्य करते हैं। जो और भी कृषि के कार्य हैं उनमें तो 75% लोग तो उस पर निर्भर होते हैं, उनकी रोजी रोटी उसी में होती है। और जो 25% हमारे बच्चे वो गैर कृषि कार्यों में निर्भर होते हैं, जैसे कि हमने आगे पढ़े थे। अब चलो दूसरे आगे करते हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक होते हैं जो कार्य करते हैं। 75% वो कृषि या मजदूर भी हो सकते हैं, कृषि श्रमिक भी हो सकते हैं, किसान भी हो सकते हैं। इन लोगों को हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखें कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, खेती में प्रयुक्त क्षेत्र भूमि वस्तुतः स्थिर होती है एक प्रकार से। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अब आगे करते हैं हम पालमपुर। तो आगे पढ़ते हैं हम। पालमपुर में वर्ष है। पालमपुर में वर्ष 1960 में आज तक की जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। जब से 1960 के दशक सन है, जब तक इसमें खेती में कोई भी विस्तार नहीं हुआ है। जब से 1960 के अंत में जब हरित क्रांति आई है, जब से इसमें जागरूकता आई है और हमारे उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम।
उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बदल दिया गया था। गांव की जो बंजर भूमि है उसे कृषि करने के लिए भूमि में बदल दिया गया है। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब हम बस ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। हम भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। भूमि मापने की इकाई को हम कहते हैं हेक्टेयर। ये याद रखना, ये क्वेश्चन में, ये पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है और ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आगे पढ़ते हैं हम। इसमें आगे हम बता रहा है हमें कि यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा गुट्ठा आदि होता है। जैसे गांव में हम कह सकते हैं 1 बीघा, 2 बीघा, 1 गुट्ठा, 2 गुंठा, ऐसे हम इस क्षेत्रीय इकाई में हम मापते हैं अपने गांव में। और अब हमारे आगे आता है 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ये आएगा कि 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है, तो हमें लिखना क्या है, 1 हेक्टेयर 100 मीटर वाले भुजा वर्ग के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? अब हमें अपने स्कूल से 1 हेक्टेयर और 1 हेक्टेयर जितने मैदान और हमारे 1 हेक्टेयर, हमें वो तो नहीं पता है कि हमारा स्कूल कितनी हेक्टेयर है, बट हमें ये तुलना करनी है कि 1 हेक्टेयर वाले मैदान और हमारे स्कूल क्या समान ही हैं, इसी में हमें तुलना करनी है। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें। हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, लाइक करें और शेयर तो ज़रूर कर देना ताकि मेरी वीडियो आपको आगे तक पहुंचती मिले। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में और सेकंड पार्ट हमारा आएगा। सेकंड पार्ट मैं लेके आऊँगी जल्द ही और देखते रहिए। सेकंड पार्ट हम लेके आएंगे, देखते रहिए गबरू स्टार लाइन पे। आपको ऐसी ही मज़ेदार वीडियो मिलेंगी इस चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।